हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का। नया साल शुरू हो चुका है, जनवरी 2024 की ये सीरीज़ है जिसमें ये वीडियो का पहला पार्ट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान और खेल के एमसीक्यू और उनसे जुड़े कुछ स्टैटिक जीके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो भारत के दो शहर हैं ग्वालियर और कोझिकोड। इनको हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। अब बात आती है कि नेटवर्क कौन सा है जिसमें इन्हें शामिल किया गया है। तो यूनेस्को का सीरीज़ नेटवर्क जो है ये 7 श्रेणियों में समर्पित शहरों का नेटवर्क है। 7 श्रेणियाँ कौन सी हैं? इनमें है शिल्प एवं लोक कला, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला एवं संगीत। तो ये 7 श्रेणियां हैं। अब बात आती है कि किस श्रेणी में कौन से शहर को शामिल किया गया है। तो देखिए, जो ग्वालियर है इसको संगीत, याद रखिएगा, ग्वालियर को संगीत श्रेणी में शामिल किया गया है और कोझिकोड को साहित्य श्रेणी नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो आपको शहर के नाम भी याद रखने हैं और किस श्रेणी में इन्हें शामिल किया गया है ये भी याद रखना है। अब अभी ये 2 शहर इनको शामिल किया गया है। इसके पहले इस सूची में 6 शहर पहले से हैं भारत के: जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर। ये 6 पहले से थे और अब ग्वालियर और कोझिकोड भी ऐड हो गए हैं। तो टोटल इस सूची में, लिस्ट में भारत के 8 शहर हो गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो हाल ही में भारत का 54वां, याद रखिएगा 54th था ये, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है गोवा में। गोवा में संपन्न हुआ है। ये तो याद रखना ही आपको, किस कैटेगरी में कौन से अवार्ड दिए गए हैं ये भी याद रखना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो महोत्सव था, यहाँ पे उद्घाटन फिल्म थी कैचिंग डस्ट। ये उद्घाटन फिल्म थी कैचिंग डस्ट। इसके बाद समापन फिल्म थी द फेदरवेट। तो आपको उद्घाटन फिल्म भी याद रखनी है और समापन फिल्म भी। इसके बाद आता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म, जिसे स्वर्ण मयूर कहा जाता है इस अवार्ड को। तो ये दिया गया है एंडलेस बॉर्डर्स को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं, इनके अवार्ड को कहा जाता है रजत मयूर। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं रहीमी सैम और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है मेलिनी थिएरी। तो ये 2 नाम याद रखने हैं। इसके अलावा गांधी पदक दिया गया है एंथनी चेन को और ये अवार्ड काफ़ी पूछा जाता है, सत्यजीत रे पुरस्कार। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ष सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है माइकल डगलस को। इसके अलावा भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान दिया गया है माधुरी दीक्षित को। तो ये नाम आपको एडिशनल अवार्ड्स के याद रखने हैं। फिर है, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए कौन सा महाअभियान अभी हाल ही में शुरू किया गया है? तो जो कमज़ोर रूप से जनजातीय समूह हैं उनका सामाजिक विकास हो सके और जो उनकी आर्थिक स्थितियां हैं वो सुधार सके, उन्हें डेवलप किया जाए, समाज में उन्हें भी बेहतर जगह मिले। इस कारण से एक महाअभियान शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, जो कि है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। शॉर्ट में से पीएम जनमन कहा गया है। ठीक है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, इसके बाद है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो शॉर्ट में से पीएम जनमन कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। कई बार क्या होता है, स्कीम का जैसे नाम दे दिया पीएम जनमन, तो या तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस चीज़ के लिए ये स्कीम लाई गई है ये अभियान, या इसमें जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं इनका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसके अलावा ये जो महाअभियान है, इसकी जो अमाउंट डिसाइड की गई है ये है 24,104 करोड़ रुपए। तो इस अभियान को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जो भी कमज़ोर जनजाति समूह हैं उनका सामाजिक विकास किया जाएगा। उनके लिए घर, शॉप्स, खेल के लिए मैदान, स्कूल, ये सब चीज़ें डेवलप की जाएंगी इस स्कीम के अंडर में। फिर है, हाल ही में भारत एवं अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच की यह मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता थी। कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में।
अब काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि ये 2+2 वार्ता है क्या। देखिए 2+2 ये जो मंत्री स्तरीय वार्ता होती है ये दो देशों के बीच एक ऐसी वार्ता होती है जहाँ पे मुख्यतः जो दोनों देश हैं वहाँ के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्री है 1, कंट्री 2, यहाँ पे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, तो यहाँ से 2 हो गए। सामने वाली कंट्री के भी एक विदेश मंत्री एक रक्षा मंत्री, तो यहाँ से भी 2 हो गए। तो 2 मंत्री यहाँ से 2 मंत्री यहाँ से, तो 2+2 इस वार्ता को कहा जाता है। तो किसके किसके बीच में हुई है? भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसी वार्ता के बाद यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया की भी यहाँ पे 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है, और ये भी कहाँ संपन्न हुई है? ये भी नई दिल्ली में हुई है। तो भारत और अमेरिका के बीच में भी हुई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी हुई है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर मिलेई। याद रखिएगा, करंट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर मिलेई। अब जेवियर मिलेई राष्ट्रपति बन गए हैं, और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्विज़ का एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? अब इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। सबसे पहले कोई आपको रिपोर्ट का नाम दे देगा या फिर इंडेक्स का नाम दे देगा, बोला जाएगा, या रैंकिंग दे दी जाएगी। तो ये तो पूछ लेगा कि ये जो रिपोर्ट या इंडेक्स है, रैंकिंग है, किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, या फिर उस संस्था का नाम दे देगा और 4 आपको ऑप्शन में रिपोर्ट्स के नाम दे देगा। पूछेगा कि इस संस्था के द्वारा इनमें से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप दोनों तरह से तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन है 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो किसने प्रकाशित की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन्होंने प्रकाशित किया 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का शीर्षक था, जो टाइटल था, याद रखिएगा, मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइटल, याद रखिएगा, मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। अब इस रिपोर्ट में जो भारत की तरफ से इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वो ये बताया गया है कि सन 2000 से लेके सन 2022 के दौरान भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी, इसमें काफ़ी उछाल देखा गया है, तेज़ी देखी गई है। तो 2000 तक जो भारत में प्रति व्यक्ति आय थी ये $442 थी, और 2022 आते आते ये बढ़ के $2389 हो गई है। ठीक है, $442 से प्रति व्यक्ति आय बढ़ के $2389 हो गई है भारत में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा S&P। S&P को पूरा कहा जाता है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। तो इन्होंने वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि का कितना अनुमान दिया है? तो इन्होंने अनुमान दिया है कि 2023-24 के दौरान भारत का जो GDP ग्रोथ है, GDP वृद्धि है, ये 6.4% रहेगी। अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस की क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र की, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्होंने नवीनतम अनुमान दिया है 6.4% की ग्रोथ का। अब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बाद देखते हैं यहाँ पे जो NSO है, NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जो भारत की GDP है इसमें 7.6% की वृद्धि का अनुमान दिया है। तो 6.4% भी रखना है इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे NSO की बात करें तो 7.6% याद रखना है। याद रखिएगा कि ये जो 7.6% अनुमान दिया गया है ये 23-24 की दूसरी तिमाही का दिया गया है। फिर हाल ही में विशेष सुरक्षा दल के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक शर्मा जी हैं, ये हाल ही में विशेष सुरक्षा दल के नए निदेशक बन गए हैं। आलोक शर्मा विशेष सुरक्षा दल के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम की संस्तुति पर किन 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? देखिए अभी हाल ही में
3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम की संस्तुति पे। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जी, फिर है न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, और इनके अलावा न्यायमूर्ति संदीप मेहता। फिर से सुन लीजिए, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। फिर हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया जी हैं। हीरालाल सामरिया ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन बने हैं नए मुख्य सूचना आयुक्त? ये हीरालाल सामरिया जी। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात स्थित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहले सोमनाथ ट्रस्ट है कहाँ का? यह है गुजरात का। अब यहाँ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, 2023 की मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंटरनेशनल लेवल का ये इवेंट है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2023 की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है सियानिस पेलिसियोस। ठीक है, सियानिस पेलिसियोस, इन्होंने जीता है 2023 की मिस यूनिवर्स का खिताब। और ये है कहाँ की? ये है निकारागुआ की। ये भी याद रखिएगा, कहाँ की हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये है निकारागुआ की। नेक्स्ट है, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके अलावा ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो TNAI और IMA, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का वर्ष 2023 का इन्फोसिस पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए, जो इन्फोसिस पुरस्कार हैं ये भारत में विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, इस कारण से इम्पॉर्टेंट है। तो अलग अलग क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का पूछा जा रहा है 2023 का। तो इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र का ये पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को। प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस के लिए वर्ष 2023 का इन्फोसिस पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा और दूसरी कैटेगरीज देखते हैं, तो यहाँ पे है मानविकी में ये पुरस्कार दिया गया है जानवी फाल्के को। लाइफ साइंसेज में ये पुरस्कार दिया गया है अरुण कुमार शुक्ला को। सोशल साइंसेज में ये अवार्ड दिया गया है करुणा मंटेना को। फिजिकल साइंसेज में ये पुरस्कार दिया गया है मुकुंद थट्टाई को। और गणित विज्ञान में ये पुरस्कार दिया गया है भार्गव भट्ट को। तो ये जो पुरस्कार हैं ये भारत में, आपको बता चुका हूँ कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार हैं। और इन पुरस्कारों के तहत जो भी पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनको शुद्ध सोने का एक पदक दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 1-1 लाख रुपए की, मतलब 1-1 लाख डॉलर की यहाँ पे राशि प्रदान की जाती है। फिर है, वर्ष 2023 के बैलोन d'Or पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो फुटबॉल के क्षेत्र का सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है, ये याद रखिएगा। 2023 के बैलोन d'Or पुरस्कार घोषित कर दिए गए हैं। और बैलोन d'Or पुरस्कार पुरुषों में बात करें तो ये मिला है लियोनेल मेसी को। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और क्लब लेवल पे ये इंटर मियामी के लिए खेलते हैं। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो स्पोर्ट्स में अगर आप कहीं पे प्लेयर का नाम है तो वो किस टीम के लिए खेलता है, ठीक है, ये याद रखना है, और वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये याद रखना है। और अगर आप कोई ट्रॉफ़ी पढ़ते हैं तो वो किस खेल से संबंधित है, ये याद रखना होता है। तो देखिए, जैसे बैलोन d'Or पुरस्कार मिला है 2023 का लियोनेल मेसी को, तो पूछ सकता है लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किस देश के लिए खेलते हैं? अर्जेंटीना के लिए। या किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो इंटर मियामी। इसी तरह महिलाओं में जो बैलोन d'Or होता है इसे बैलोन d'Or फेमिनिन कहा जाता है। तो ये दिया गया है इस वर्ष एइताना बोनमाती को, जो कि बार्सिलोना के लिए खेलती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे ये स्पेन के लिए खेलती हैं। फिर यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी दी जाती है। ये दिया गया है जूड बेलिंघम को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और क्लब में ये
रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। इसके बाद है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए याशिन ट्रॉफी दी जाती है। ये दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के ही गोलकीपर हैं और क्लब लेवल पे ये एस्टोन विला के लिए खेलते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्राइकर ऑफ द ईयर के लिए गर्ड मुलर ट्रॉफी दी जाती है और ये पुरस्कार दिया गया है एर्लिंग हॉलैंड को, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और क्लब के लिए मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। फिर यहाँ पे है सुकरात पुरस्कार, ये दिया गया है विनीसियस जूनियर को, जो कि ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं और क्लब लेवल पे ये रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। फिर है पुरुषों का क्लब ऑफ द ईयर, ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, और महिलाओं का क्लब ऑफ द ईयर बना है बार्सिलोना फेमनिन। फिर यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी रिव्यूज़ एंड कमेंट्रीज, इसके लेखक कौन हैं? तो यह है एस वेंकटरमन जी। देखिए पुस्तक तो पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एस वेंकटरमन जी का निधन हो गया है, तो चर्चा में रहे, करंट में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पुस्तक याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी रिव्यूज़ एंड कमेंट्रीज, किसने लिखी थी? एस वेंकटरमन जी। अब जो एस वेंकटरमन जी थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 के बीच में ये आरबीआई के गवर्नर भी थे। इसके अलावा 1985 से 1989 के दौरान ये वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव भी रह चुके हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये थी फातिमा बीबी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये चर्चा में रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। कब बनी थी? 1989 में, ईयर भी याद रखिएगा, 1989 में इनका नाम था फातिमा बीबी। नेक्स्ट है डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ जी का भी हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें वर्ष 1983 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1996 यानी 1996 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1991 में इन्हें डॉक्टर BC राय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों अवार्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है साहित्य के क्षेत्र के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुकर अवार्ड पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो 2023 का जो प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार है, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा, बुकर है, बुक आता है नाम में, जाहिर सी बात है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब 2023 का जो बुकर पुरस्कार है, ये दिया गया है पॉल लिंच को। ठीक है, जो पॉल लिंच है ये आयरलैंड के हैं। अब आपको लेखक का नाम तो याद रखना है पॉल लिंच, लेकिन इनकी किस रचना के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है ये भी याद रखना है। तो इनकी रचना थी प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए इन्हें वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है पॉल लिंच को। फिर यहाँ पे दो और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखिएगा। एक है अगेन एंड अगेन, जिसे लिखा है जोनाथन एविसन ने। इसके बाद है कॉमन येट अनकॉमन, तो इसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। तो दोनों पुस्तकें और याद कर लीजिए, अगेन एंड अगेन जोनाथन एविसन और कॉमन येट अनकॉमन, ये लिखा है सुधा मूर्ति ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को किस रूप में नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स के रूप में नामित किया है, यानी 2024 का जो वर्ष होगा ये अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष होने वाला है। अब कैमलिड्स क्या है? देखिए यहाँ पे नाम पढ़िए कैमलिड्स, तो यहाँ पे आ रहा कैमल। कैमल क्या है? ऊँट। तो याद रखिएगा जो ऊँट के बच्चे होते हैं उन्हें कैमलिड्स कहा जाता है और उन्हीं को ये वर्ष समर्पित किया गया है ताकि उनका विकास किया जा सके। वो जो है उनका किस तरह से केयर करना है, किस तरह से उनका रख रखाव करना है, हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऊँट, तो उन्हीं के संरक्षण के लिए इस वर्ष को 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स के वर्ष के रूप में नामित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट है मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो मीराबाई की अभी थी 525वीं जयंती और इस अवसर पे 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा 525 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पे एक अभ्यास एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि है क्वेश्चन देखिए, भारत एवं किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 9वां संस्करण हाल ही में पुणे में संपन्न हुआ है। तो ये है श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। सबसे पहले भारत और किस देश के बीच में हुआ ये मित्र शक्ति, श्रीलंका, ये एक टाइप से क्वेश्चन हो गया। फिर पूछ सकता है कि मित्र शक्ति ये किन दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। फिर पूछ सकता है कि इस वर्ष कौन सा संस्करण हुआ है, तो इस वर्ष 9वां संस्करण हुआ है। नेक्स्ट पूछ सकता है कि इस वर्ष जो 9वां संस्करण हुआ वो संपन्न कहाँ हुआ है, तो वो पुणे में संपन्न हुआ है। तो ये जब आप क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की T20 की घरेलू क्रिकेट की टूर्नामेंट होती है, जो कि है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो वर्ष 2023 में जो प्रतियोगिता हुई है, आपको बताना है कि इसमें विजेता कौन सी टीम बनी है। तो सबसे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है, क्रिकेट की। भारत की ये जो T20 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, और 2023 में विजेता बनी है पंजाब। पंजाब ने बड़ौदा की टीम को 20 रनों से हराया है और पहली बार पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। अब यहाँ पे जो पंजाब टीम थी, यहाँ के कैप्टन थे मनदीप सिंह, और पंजाब टीम के ही अभिषेक शर्मा थे, इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। नेक्स्ट है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये है डायना एडुल्जी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है, डायना एडुल्जी। तो इस वर्ष 3 पर्सन को शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में। तो एक तो है डायना एडुल्जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम इन्हीं का है क्योंकि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं यहाँ शामिल होने वाली। इनके अलावा वीरेंद्र सहवाग हैं और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा हैं। इन 3 व्यक्तियों को इस साल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं महिला की, तो हमने बात कर ली कौन पहली महिला है। पुरुषों में बात करें तो पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, चाहे पुरुष हों या चाहे पहले भारतीय क्रिकेटर कह लिया जाए, तो ये थे सुनील गावस्कर, ठीक है, सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी। इन्हें वर्ष 2009 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था और ये पहले भारतीय क्रिकेटर थे, या पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर भी कह सकते हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और महिलाओं में बनी है डायना एडुल्जी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दिवसीय, एक्चुअली में ओडीआई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतकों का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो अभी आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 का, जहाँ पे विराट कोहली ने जो सबसे पहले रिकॉर्ड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शतक जो थे ये 49 शतकों का रिकॉर्ड था। किसके नाम पे था, सचिन तेंदुलकर के, ठीक है। तो यहाँ पे इस टूर्नामेंट में विराट कोहली ने सबसे पहले 49 शतक लगाए और इस रिकॉर्ड की बराबरी की। उसके बाद 50वां शतक लगा के नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का। और कितनी संख्या अभी 50 शतक हैं। फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया है, तो ये है एंजिलो मैथ्यूज़। अब देखिए काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, एंजिलो मैथ्यूज़ जो हैं ये श्रीलंका के लिए खेलते हैं, ठीक है। अब टाइम आउट क्या होता है, देखिए जब कोई भी बल्लेबाज आउट होता है उसकी जगह नेक्स्ट बल्लेबाज को आके पिच में यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आना होता है, तो उसके लिए एक टाइम निर्धारित किया गया है। पिच पे आके स्टांस लेने का एक टाइम निर्धारित किया गया है। वनडे में ये है 2 मिनट का। अगर कोई बल्लेबाज 2 मिनट तक अंदर आके स्ट्राइक ले लेता है तो ठीक, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे टाइम आउट कहा जाता है, उसे फिर आउट दे दिया जाता है। तो अभी तक 146 वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान ही श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच चल रहा था, जहाँ पे एंजिलो मैथ्यूज़ पिच पे आ तो गए थे बट उनके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो स्ट्राइक नहीं ले पाए, हेलमेट में बिजी थे। तो इस कारण से जो उनका टाइम था 2 मिनट का, ये पूरी तरह से लैप्स हो गया और उन्हें टाइम आउट दे दिया गया। और इस तरह से 146 वर्षों के इतिहास में ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्हें टाइम आउट दिया गया है। तो ये है एंजिलो मैथ्यूज़ श्रीलंका के।
नेक्स्ट है 2023 के एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत जो है ये पदक तालिका में किस स्थान पे रहा है? तो भारत इस वर्ष इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पे रहा है। ये जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप थी इस वर्ष बैंकॉक में हुई थी, यहाँ पे संपन्न हुई है। यहाँ पे भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित 7 मेडल जीते और भारत पदक तालिका में दूसरे नंबर पे रहा है। बात करते हैं सबसे ऊपर कौन रहा है, तो सबसे ऊपर दक्षिण कोरिया रहा है। दक्षिण कोरिया ने 11 मेडल जीते इस प्रतियोगिता में और सबसे ऊपर दक्षिण कोरिया रहा है और भारत रहा है दूसरे नंबर पे 7 पदक के साथ। ठीक इसी के बाद वहीं पे पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हुई। तो पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत ने 9 मेडल जीते, 9 पदक जीते और यहाँ पे भारत जो है शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है, तो पैरा तीरंदाजी में 9 पदक जीत के शीर्ष स्थान में रहा है और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में 7 पदक जीत के दूसरे नंबर पे रहा है। पहले में था दक्षिण कोरिया। फिर है महिलाओं के सीनियर अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये जीती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की टीम ने, आईओसी यानी कि भारतीय तेल निगम। तो ये महिलाओं का सीनियर अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप था जिसे जीता है भारतीय तेल निगम ने। नेक्स्ट है महिलाओं के एशियाई चैंपियनशिप कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो ये यहाँ पे भारत की महिला हॉकी टीम ने जीती इस प्रतियोगिता को। ये जो प्रतियोगिता है ये रांची में खेली गई थी और फाइनल में भारत ने जापान को 4-0 से हराया और इस वर्ष की ये प्रतियोगिता जीत ली है। भारतीय टीम की कैप्टन थी सविता पुनिया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सविता पुनिया ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हॉकी। और प्रतियोगिता कौन सी थी? महिलाओं की एशियाई चैंपियंस कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का। कहाँ हुआ था? रांची में। जीता है भारत ने, किसे हरा के? जापान को। नेक्स्ट है पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो यहाँ पे विजेता बनी है पंजाब। पंजाब ने फाइनल में हरियाणा को हराया और इस वर्ष का पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। फिर वर्ष 2023 में टेनिस के पुरुषों में नंबर 1 खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? तो 2023 की टेनिस की पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की मतलब टेनिस की ओवरऑल रैंकिंग आई, जिसमें ये बताया गया कि पुरुषों में बात करें तो नोवाक जोकोविच जो हैं ये पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं टेनिस में। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक तो यही हो गया, ये रैंकिंग में नंबर 1 में कौन है? नोवाक जोकोविच। दूसरी, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। किस देश के लिए खेलते हैं? सर्बिया के लिए खेलते हैं। वही महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में नंबर 1 है ईगा स्विएतेक। ठीक है, ईगा स्विएतेक ये नंबर 1 पे हैं और ये किस देश के लिए खेलती हैं? ये खेलती हैं पोलैंड के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन जिसे शॉर्ट में WTA कहा जाता है। तो WTA के 2023 फाइनल में एकल वर्ग में विजेता कौन बनी है? तो यहाँ पे विजेता बनी है ईगा स्विएतेक, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा, जो टेनिस की नंबर 1 महिला खिलाड़ी हैं। तो ईगा स्विएतेक ने भी इस साल का WTA 2023 फाइनल्स खिताब जीता है एकल वर्ग में और इन्होंने इस खिताब को जीतने के लिए अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया है। नेक्स्ट है पुरुषों के ATP टूर्स फाइनल्स में 2023 में विजेता कौन बने हैं? तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच जो पुरुषों के नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये ATP टूर्स फाइनल में विजेता बने हैं। इन्होंने फाइनल में इटली के जानिक सिनर को हराया है। इसी तरह से 2023 का पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट है, यहाँ पे पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने हैं? तो यहाँ पे भी विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच। याद रखना है नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के हैं। किस खेल से संबंधित हैं? ये टेनिस से। तो इतने सारे टूर्नामेंट याद रखने हैं। अब ये जो पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट था 2023 का, इसमें एकल वर्ग में तो नोवाक जोकोविच विजेता बने हैं। भारत की तरफ से बात करें तो जो युगल होता है यानी कि जो डबल्स का कंपटीशन होता है टूर्नामेंट में, यहाँ पे भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन इनकी जोड़ी है, ये जोड़ी उपविजेता रही है। तो यहाँ से रोहन बोपन्ना का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पुरुषों के टीम टेनिस के डेविस कप 2023 का विजेता कौन बना है? तो डेविस कप 2023 का विजेता बना है इटली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने हैं?
तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं वेलावन सेंथिल कुमार। यह राष्ट्रीय स्क्वाश चैंपियनशिप की बात हो रही है वर्ष 2023 की। तो पुरुष एकल वर्ग में विजेता बने हैं वेलावन सेंथिल कुमार। और महिलाओं में विजेता कौन बनी है? महिलाओं में विजेता बनी है अनाहत सिंह। नेक्स्ट है महिला टीम टेनिस के वर्ष 2023 के बिली जीन किंग कप में विजेता कौन सी टीम बनी है? देखिए पुरुषों में अभी हमने पढ़ा था क्या, डेविस कप, ठीक है। अब महिलाओं का ये जो टीम टेनिस इवेंट है ये है बिली जीन किंग कप। तो 2023 में कौन सी टीम विजेता बनी है? 2023 में विजेता बनी है कनाडा की टीम। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए हैं। कहाँ पे हुए थे ये? गोवा में ऑर्गेनाइज हुए थे। पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है महाराष्ट्र। तो इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने 228 पदक जीते, 228 मेडल्स जीते महाराष्ट्र ने, और इसके साथ ही महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं आईसीसी वनडे विश्व कप की, ठीक है। 2023 का ये विश्व कप था। इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये हुआ कहाँ पे था? इंडिया में। तो वर्ष 2023 का जो आईसीसी वनडे विश्व कप है ये किस टीम ने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसे हराया? ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया इंडिया को, जो कि होस्ट कंट्री थी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं वनडे से। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है इस साल के लिए ये। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता इस साल का ये विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार ये प्रतियोगिता जीती है। फाइनल में इन्होंने भारत को हराया। जो फाइनल मुकाबला था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। और ये कहाँ पे है? ये है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। इसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं भारत के विराट कोहली ने, 765 रन। और इसी के चलते इन्हें इस वर्ष प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? विराट कोहली। और अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा शतकों का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, 50 शतकों का। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने में बात करें तो भारत के फास्ट बॉलर थे मोहम्मद शमी। इन्होंने टूर्नामेंट में 24 विकेट लिए और ये इस रेटिंग में सबसे ऊपर है, रैंकिंग में, विकेटों में। तो रन बनाने के मामले में विराट कोहली सबसे ऊपर रहे 765 रन, और विकेट के मामले में मोहम्मद शमी सबसे ऊपर रहे 24 विकेटों के साथ। जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार। और इन्होंने फाइनल में हराया इंडिया को। कहाँ हुआ था टूर्नामेंट? इंडिया में हुआ था, होस्ट कंट्री इंडिया थी। फाइनल खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि है अहमदाबाद में। अब लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। नवंबर माह के हैं ये। तो सबसे पहले देखिए 1 नवंबर है। तो 1 नवंबर को काफ़ी सारे राज्यों का यहाँ पे स्थापना दिवस है, जो कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, इनका स्थापना दिवस है। इसके साथ ही साथ दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, इनका भी स्थापना दिवस है। तो काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं नवंबर में। तो या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इस सेशन की जो आपको पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर मैगजीन की पीडीएफ है, जॉब अलर्ट्स हैं, डेली वोकैब, जीके, करंट अफेयर, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, सब मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर के बाद आता है 7 नवंबर। 7 नवंबर को मनाया गया यहाँ पे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को मनाया गया उत्तराखंड का स्थापना दिवस, और इसके साथ ही राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। फिर है 10 नवंबर। 10 नवंबर को मनाया गया शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को मनाया गया झारखंड का स्थापना दिवस। इसके साथ ही साथ बिरसा मुंडा जयंती या जनजाति गौरव दिवस। तो ये हुए थे 15 नवंबर के दिन, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नवंबर। 16 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, और इसके साथ ही एक और डे था, यह है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस। 19 नवंबर को मनाया गया विश्व शौचालय दिवस। 20 नवंबर को मनाया गया यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। देखिए एक होता है चिल्ड्रंस डे जो हम भारत में मनाते हैं, कब मनाते हैं? 14 नवंबर को।
और ये है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। फिर आता है 21 नवंबर। 21 नवंबर को 2 दिन थे, एक है विश्व मत्स्यिकी दिवस और दूसरा है विश्व टेलीविज़न दिवस। तो 2 दिन है 21 नवंबर के। फिर है 25 नवंबर। 25 नवंबर को मनाया गया महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जो होती है उस पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 26 नवंबर आता है, यहाँ पे राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया गया, जिसे संविधान दिवस भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 26 नवंबर को ये मनाया गया था। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसा ही इस सीरीज़ का अगला पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पीछे के जो वीडियोज़ हैं 2023 के सारे कवर किए गए थे, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और ये अब 2024 की नई प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। अब आगे की सीरीज़ आपको उस प्ले लिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलेंगे सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।